नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है BS नेगी जीके बुक सीरीज़, जिसमें हम पूरे जीके को यहाँ पे क्विक नोट्स के रूप में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 8वां पार्ट होगा और आपके लिए जीके की सीरीज़ का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम परीक्षा में पूछे गए इतने सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जितने शायद ही कभी आपको एक सिंगल वीडियो में मिले होंगे। जैसा आप जानते हैं, हमने सबसे पहले विविध जीके को कवर करना शुरू किया। इसके अंतर्गत आज के वीडियो में हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, उनके उपनाम को यहां पर देखेंगे। लेकिन सिर्फ उपनाम नहीं देखेंगे, बल्कि उनसे जुड़े हुए जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी यहां पे रिवाइज करते हुए हम पढ़ेंगे, जिससे एक सिंगल वीडियो में आपको भारत के सभी जो महत्वपूर्ण महान व्यक्ति हैं उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मिल सकें। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीके के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो महान व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। तो एक सिंगल वीडियो में सभी जो इंपॉर्टेंट महान व्यक्ति हैं उनका क्विक रिवीजन आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट्स बनाए हैं। व्यक्ति का उपनाम, मूल नाम और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे तथ्य जो पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसका बाद आपको ज़रूर एहसास होगा कि जितना समय आपने वीडियो को दिया है उससे कहीं ज़्यादा वीडियो ने वापस आपको दिया है। यही हमारा मेन मोटिव होता है कि अगर हमारी कोई वीडियो आधे घंटे की है तो उसमें आपको कम से कम 1 घंटे का कंटेंट हम यहाँ पर दें, जिससे आपको कम समय में सरल तरीके से और आसान भाषा में चीज़ों को कवर करने में मदद हो और आपका टाइम भी वेस्ट यहाँ पर ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। देखिए, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। विवेकानंद जी के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। इनका मूल नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के नाम से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। कब करी थी? वो स्थापना इन्होंने 1897 में करी थी, कलकत्ता के वेलूर में करी थी। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। अब स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम हम ऊपर देख चुके हैं। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। वहां पर ये गए, उन्होंने अपना भाषण देना शुरू करा और उसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ वहां पर हुई और इसी के बाद स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ये भी आपको याद रखना है। 1898 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी और इन्हीं के साथ ये भारत आई थी इनके कहने पर। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन बनता है, सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या है? तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका मूल नाम है। ये आयरलैंड की थी, लेकिन बाद में ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य बनी और इसी नोबेल को स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता नाम यहां पर दिया था। ठीक है, सिस्टर निवेदिता। भारतीय परंपरा को स्वीकार करने वाली पहली जो पश्चिमी महिला है वो सिस्टर निवेदिता को माना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो ये सिस्टर निवेदिता हैं इनको शेरनी बोला। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इनको लोकमाता की उपाधि दी। इसके अलावा जो अरविंद घोष हैं उन्होंने इनको अग्निशिखा की उपाधि दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे जुड़ी हुई आपको याद रखनी है। आज के वीडियो में फैक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो एक साथ इतने सारे फैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक आपने इनको बार बार रिवाइज ना किया हो। तो नोट करते हुए जरूर चलें, मैं सारी चीजें आपको लिंक करते हुए यहां पर बताऊंगा। ठीक है,
स्वामी विवेकानंद ने पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जिसमें आती है प्रबुद्ध भारत। क्वेश्चन बनता है प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने निकाली थी? स्वामी विवेकानंद ने। उद्बोधनी ये भी किसकी है? ये भी स्वामी विवेकानंद ने निकाली थी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जैसे राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। ये किताब किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। इनकी एक किताब और है जिसका नाम है मैं समाजवादी हूं। इस किताब के रचनाकार कौन है? तो मैं समाजवादी हूं ये रचना भी किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और यह भी स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी को। उनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नव हिंदूवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? तो नव हिंदूवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि भी स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। पूछा जाता है इनके गुरु का नाम। ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। अब यह बताने की जरूरत नहीं कि आर्य समाज कितनी बार पूछी गई है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना करते हैं। बंबई के माणिकचंद्र वाटिका में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो इसका नारा भी किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब क्योंकि दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हैं तो इसीलिए कई बार आपको ऐसा ऑप्शन दे देता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन में इनका नाम नहीं देता, आर्य समाज का नाम दे देता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने एक नारा और दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। तो ये भी किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन यानी कि जो व्यक्ति किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चला गया था तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था कि जो वापस आना चाहता है, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको याद करनी है। इनकी अगर हम किताबों की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी काफी महत्वपूर्ण किताब है। वेद भाष्य इन्हीं की है, पूरा नाम है इसका ऋग्वेद भाष्य। ठीक है, और भूमिका ये किताब भी किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। चलिए नेक्स्ट है हमारे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को भारत पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाम की अगर बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहते हैं? राजाराम मोहन राय। अब इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। राजाराम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गठन किए थे। ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया, आत्म समाज इन्होंने बनाया, तो सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया 1814 में। ठीक है, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। ये इन्होंने कलकत्ता में करी थी और ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? डेविड हेयर के साथ मिलकर राजाराम मोहन राय ने 1817 में। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी कलकत्ता में। यह भी आपको बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। जो ये ब्रह्म समाज था इसे अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था भी बोला जाता था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा आज की वीडियो में फैक्ट आपको ज्यादा मिलने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको एक के साथ एक लिंक करके आपको बता सकूं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में करी, कोलकाता में करी और ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था बोला जाता था। जब इनका निधन हो गया था उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नेतृत्व उन्होंने किया। ठीक है, राजाराम मोहन राय के प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। जो भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे वो राजाराम मोहन राय ने किए थे और इनको बैन करा बाद में किसने? विलियम बेंटिक ने, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था और इसी ने इसको फिर बाद में बैन करा। ठीक है, प्रयास किसके थे? महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राजाराम मोहन राय का। इनकी एक किताब है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है जो पूछी जा सकती है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये किसकी किताब है? तो यह किताब राजाराम मोहन राय की है जो 1820 में
आई थी। कल के वीडियो में भी हमने एक बात देखी थी कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। उसी अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए ये इंग्लैंड में गए थे, लंदन में गए थे, जहां पर इनका निधन हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है किस समाज सुधारक का निधन भारत के बाहर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को बोला जाता है, MG रनाडे। इनको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है एक आस्तिक की धर्म में आस्था। यह किताब किसकी है? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, इसके अलावा जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, MG रनाडे, ये गोखले के गुरु थे। क्वेश्चन बनता है जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, देखिए एक आपको चार्ट याद रखना है, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के गुरु हैं। ठीक है, गांधी के गुरु कौन है? गोखले। और गोखले के गुरु कौन है? MG रनाडे। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, खासतौर पर ये दोनों फैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का मूल नाम क्या था? देखिए, स्वामी सहजानंद, जिनको भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, इनका मूल नाम था नौरंग राय। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनती है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। इनका पूरा नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जो 1936 में पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? 1936। कहां पर बनी? लखनऊ में। इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन बनता है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। इसको कायदे आजम महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, इसने पाकिस्तान का संस्थापक भी इसको माना जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी मोहम्मद अली जिन्ना को ही माना जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी और पाकिस्तान का संस्थापक भी इसी को माना जाता है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से नाराज होकर इसने हमेशा के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस में ही शामिल था। क्वेश्चन बन सकता है इसने किस आंदोलन के विरोध में इस्तीफा दिया था? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन, जो आपका 1920 के समय में चला था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इसने कांग्रेस को एक स्टेटमेंट भी दिया था कांग्रेस को लेकर के, वो भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा था? तो ये जिन्ना ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी भी सक्रिय रहे थे। उन्होंने एक करने की कोशिश करी, जो असहयोग आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन था, दोनों को। तो गांधी जी का जो ये यहाँ पे भागीदारी थी खिलाफत आंदोलन में, उसको लेकर भी काफी निंदा करी थी जिन्ना ने महात्मा गांधी की। इसको भी याद करेंगे, पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन में भागीदारी को लेकर गांधी की निंदा किसने करी थी? जिन्ना ने करी थी। ठीक है, 1929 में इसने 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत करी थी। क्वेश्चन बनता है जिन्ना के द्वारा जो 14 सूत्रीय फॉर्मूला दिया गया था, मांग उसने करी थी, वो कब करी थी? 1929 में। हुआ क्या था? 1929 में जो भारत सचिव था जिसका नाम था बर्किनहेड, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बर्किनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी कि आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जो सब लोग माने। तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में वो रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को खारिज करा जिन्ना ने और उसके बाद 1929 में 14 सूत्रीय मांग यहां पर रख दी थी। ठीक है, चलिए 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग भी करी थी जिन्ना ने। ठीक है, जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, इसकी अध्यक्षता ये जिन्ना कर रहा था और यहीं पर इसने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन बना है पाकिस्तान शब्द की रचना किसने करी थी? तो पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली के द्वारा करी गई थी। ठीक है,
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी थी जिन्ना ने? यह क्वेश्चन बनता है कि कब इसने घोषणा करी थी डायरेक्ट एक्शन डे की, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। इसके वजह से फिर पूरे देश में दंगे हुए थे जिसमें कई सारे जो लोग थे उनकी हत्याएं यहां पर की गई थी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब इसने घोषित करा? 16 अगस्त 1946। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शहीद भगत सिंह। ठीक है, इनको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो उनको यहां पे कवर करेंगे। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए फैक्टों को देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, या इनकलाब जिंदाबाद के नारे को प्रसिद्ध किसने किया था? तो भगत सिंह के द्वारा इसे प्रसिद्ध किया गया था। ठीक है, इस नारे के अलावा भगत सिंह के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने बोला था? तो ये शहीद भगत सिंह ने बोला था। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट इनका कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, तो ये स्टेटमेंट भी किसने बोला था? भगत सिंह ने। ठीक है, इनको फांसी की सजा सुनाने वाला जज जीसी हिल्टन था। ठीक है, आप सभी जानते हैं भगत सिंह और इनके साथी जो थे सुखदेव और राजगुरु, उनको तीनों व्यक्तियों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, ये किसने सुनाई थी? जीसी हिल्टन के द्वारा सुनाई गई थी। याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि जो इनको फांसी की सजा हुई थी ये किस केस में हुई थी? क्योंकि इन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी, जो आज लोकसभा है, वहां पर इन्होंने बम फेंके थे। उसके अलावा जो पुलिस कप्तान था सैंडर्स, उसकी हत्या इन्होंने करी थी। तो याद रखना, बम फेंकने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जो इनकी फांसी की सजा हुई वो सैंडर्स की हत्या के मामले में इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, पूछा जाता है। जो सैंडर्स की हत्या हुई है इसे ही लाहौर केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाहौर केस में इनको, या लाहौर षड्यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है, इसी में इनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है, भगत सिंह के विरुद्ध एक व्यक्ति था जिसने मुखबरी करी थी अंग्रेजों के लिए, उसका नाम था फणींद्र घोष। ठीक है, फणींद्र घोष ने मुखबरी करी थी भगत सिंह के खिलाफ, और इस फणींद्र घोष की हत्या कर दी थी किसके द्वारा? बैकुंठ शुक्ल के द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है, किसने भगत सिंह के खिलाफ मुखबरी करी? फणींद्र घोष, और इसकी हत्या किसने करी? बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। ठीक है, इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना करी जिसका विलय 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ कर दिया गया। अब यहां से भी आपके 2-3 पॉइंट बनते हैं, जैसे जो नौजवान सभा है इसका गठन भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया था। ठीक है, और इसका विलय 1928 में जो चंद्रशेखर आजाद की थी HSRA, इसके साथ कर दिया गया। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, पूछा जाता है। HSRA को लेकर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक है आपकी HRA और एक है आपकी HSRA। ठीक है, HRA आपके 1924 में बनी, HSRA आपके 1928 में बनी। HRA जो है आपकी, इसका गठन सचिंद्र सन्याल ने करा था कानपुर में, और HSRA का गठन जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने दिल्ली में करा था। दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ये किसकी रचना है? तो आइडियल ऑफ सोशलिज्म ये भगत सिंह की रचना है। ठीक है, अगले हैं हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, पंजाब केसरी उपनाम किसका है? देखिए, पंजाब केसरी उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब ए केसरी या शेर ए पंजाब किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने, पूछा जाता है कब बने? 1920 में। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए इन पर लाठी पड़ी, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा इनके शरीर को नुकसान हुआ और उसी वजह से बाद में इनका निधन भी हुआ। ठीक है, तो पूछा जाता है साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? सभी ने किया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है लाठी पड़ने के कारण, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब इनको ऊपर लाठियां पड़ी तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जो पूछा जाता है, मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने बोला था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। ठीक है,
इनकी एक किताब है जिसका नाम है तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। ये किताब किसकी है? तो यह आपके लाला लाजपत राय की किताब है, पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है देशबंधु उपनाम किसका है? देखिए, देशबंधु नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आप जानते हैं कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो चित्तरंजन दास को ही बनाया जाता है। तो एक तो आपको स्वराज पार्टी वाला याद रखना है। 1923 में इलाहाबाद में इस पार्टी का गठन होता है। ठीक है, इनके सहयोगी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। दूसरा, अरविंद घोष की तरफ से अलीगढ़ षड्यंत्र केस में सफलतापूर्वक उनका पक्ष रखा था। अरविंद घोष के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इनको गिरफ्तार कर लिया था अलीगढ़ षड्यंत्र के लिए। ठीक है, इनका केस चला इनके ऊपर। इनका केस चित्तरंजन दास ने लड़ा और इनको वहां से फिर इन्होंने रिहा करवा दिया था। तो उनको भी बचाया किसने? चित्तरंजन दास ने। इंडिया फॉर फ्रीडम किताब किसकी रचना है? तो इंडिया फॉर फ्रीडम किताब भी चित्तरंजन दास की रचना है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो इंडिया फॉर फ्रीडम है ये किसकी किताब है? चित्तरंजन दास की किताब है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इसे भी आपको याद करना है, क्वेश्चन बनता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, ऊपर हमने देखा देशबंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को, दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहते हैं और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिए, भारत कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया ये बोला जाता है सरोजनी नायडू को। इंपॉर्टेंट है और ये भी हमको बहुत सारे क्वेश्चन देती हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा बोला था। ठीक है, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, तो इन दोनों को दो महात्मा किसने बोला था? सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, ठीक है, ये सरोजनी नायडू थी। 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, लेकिन हमने बात करी है पहली भारतीय महिला की, तो वो सरोजनी नायडू हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू देश में राज्यपाल बनने वाली भी पहली महिला हैं। क्वेश्चन बनता है किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचना है जैसे गोल्डन थ्रेशहोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये पूछी गई है, और ब्रोकन विंग ये भी बहुत बार पूछी गई है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सरोजनी नायडू की हैं। सरोजनी नायडू को ऊपर हमने देखा भारत कोकिला बोला गया है। स्वर कोकिला पूछेगा तो लता मंगेशकर का आप नाम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू राष्ट्रवाद का पिता किसको कहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता लोकमान्य तिलक को बोला जाता है। देखिए, इन व्यक्तियों के बारे में जब हम हिस्ट्री कवर करना शुरू करेंगे वहां पर भी बात करेंगे। हमारा जो आज वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट जो यहां पर मेन टॉपिक है वो है व्यक्तियों के उपनाम। साथ में मैं आपको यहां पर उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी साथ में चलता रहे। अगर मैं आपको वन लाइनर में सारी चीजें बता दूं कि इस व्यक्ति को ये बोलते हैं तो याद करना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में ही सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जो वन लाइनर है जैसा बुक्स में दिया गया है उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको इस तरीके से पढ़ने से होगा कि आपने व्यक्ति का उपनाम पढ़ा और फिर आपने उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट याद यहां पर कर लिए। सभी याद नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी याद नहीं होगा। बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे जब आप चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे और एक व्यक्ति से जुड़े हुए सारी जानकारियां आपको वहां पर मिलनी यहां पे लगेंगी, तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता लोकमान्य तिलक को बोला जाता है, यानी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत करी थी 1893 में। इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी थी 1895 में। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये किसने शुरू करे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इन्होंने मराठा पत्रिका जो अंग्रेजी में आती थी, केसरी पत्रिका जो मराठी में आती थी, ठीक है, मराठी में आती थी, इनको भी इन्होंने शुरू करा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब जो पेपर में पूछी गई है, गीता रहस्य,
आर्किटिक होम ऑफ द आर्यन, यह किताब भी किसकी है? यह किताब, दोनों किताबें बाल गंगाधर तिलक की हैं। ठीक है। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी। क्वेश्चन बन जाता है। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता बोला था। ठीक है। क्वेश्चन आपसे दो तरीके के बनते हैं। पहला, भारतीय अशांति का जन्मदाता या जनक किसको बोला जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। दूसरा, किसने बोला था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। ठीक है। और इसकी एक किताब भी है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। किसकी किताब है? वैलेंटाइन शिरोल की। बाद में इसी के ऊपर, शिरोल के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का केस भी किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन भी कहते हैं। अब ये नाम कहां से आया? देखिए, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का ग्रैंड ओल्ड मैन ग्लैडस्टोन को बोलते हैं, इसीलिए, क्योंकि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी, इसीलिए इनको भारत का ग्लैडस्टोन भी बोलते हैं। तो साथ में दूसरा नाम भी याद कर लेंगे, ब्रिटेन का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? ग्लैडस्टोन। ठीक है। कांग्रेस का शुरुआती नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है। कांग्रेस का शुरुआती नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये नाम कांग्रेस का पड़ना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन बनता है, धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भी किसने करी थी? इन्होंने करी थी। 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए ये चुने गए थे, और ऐसा करने वाले ये ना सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे। ठीक है। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने थे दादा भाई नौरोजी। इनकी महत्वपूर्ण किताब है जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इन्हीं की किताब है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की किताब है। ज्यादातर आपसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पूछी जाती है, तो याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, तीसरी बार 1906 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। जो 1906 वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर पहली बार स्वराज की मांग करी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। गांधी जी से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम यहां पे कवर कर सकें। राष्ट्रपिता, बापू या युग पुरुष किसको बोला जाता है? तो ये सारे नाम हैं महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। गांधी जी से अगर हम अन्य प्रश्नों की बात करें तो आप जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी था, उसका केस लड़ने के लिए। भारत वापस कब लौटे थे? ये दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका गए थे 1893 में, भारत वापस लौटे 1915 में। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया 1917 में। यह गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। 2 क्वेश्चन याद करने हैं, दोनों में कंफ्यूजन मत करना, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। अगर पूछेगा महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह। और अगर पूछेगा महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है। दोनों याद करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1917 की बात करते हैं, जब ये चंपारण में गए। आप जानते हैं चंपारण में 3 कटिया प्रथा वहां पर लगी हुई थी, उसको सबको मानना होता था। एक निश्चित अनुपात में अपने खेत में उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी का विरोध वहां पर किसान कर रहे थे। एक किसान था राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी जी से मिला। उसने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। क्वेश्चन बनता है, गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने वहां पर जाके सत्याग्रह किया, जिसके बाद जो वो 3 कटिया प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो एक तो ये याद करना है, पूछा जाता है। दूसरा,
1918 में खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया। गांधी जी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किया। यह भी पूछा जाता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918। किसने इसका नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1918 में ही अहमदाबाद सत्याग्रह भी इन्होंने किया था। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे और जो मिल के मालिक थे, इनके बीच में टकराव शुरू हो गया था। जो मिल के मालिक थे वो 20% बोनस देने को तैयार थे, जो मिल के मजदूर थे वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे। दोनों में टकराव शुरू हो गया तो यहां पर गांधी जी पहुंचे और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी थी, तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। तो जो मालिक 20% देने को तैयार थे, ये 50% की मांग कर रहे थे। आखिर में जो सहमति बनी वो 35% पर बन गई थी। ठीक है, तो इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने करा। इंपॉर्टेंट बस इसलिए है कि यहां पर गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना प्रस्तुत करी थी। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन सी योजना है, वर्धा योजना 1937 में आई, गांधी ने इसे प्रस्तुत किया था। सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव आपके कर्नाटक में पड़ता है और यहीं के अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पहली बार और अंतिम बार। ठीक है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, यह स्टेटमेंट भी किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। यह क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला, फ्रैंक मॉरिस ने। हालांकि विंस्टन चर्चिल ने भी बोला। विंस्टन चर्चिल आगे जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, इसीलिए उसका बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ज्यादातर आपको वो देखने को मिलता है। लेकिन बोला किसने था, फ्रैंक मॉरिस ने। गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ऊपर हमने देखा गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो महागोविंद रनाडे इनके राजनैतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर आपसे 2 प्रश्न बनते हैं, तो दोनों को भी यहीं पर याद कर लीजिए, आपको आसानी होगी। पहला प्रश्न, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी, जिसे भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है किसने स्थापित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना क्योंकि महात्मा गांधी को जो भारत भ्रमण की सलाह दी थी कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे और उनको कहा कि आप पूरे भारत का दौरा कीजिए, वो सलाह गोखले के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी ये अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से किसे कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनके नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार, जिसे ईश्वर के सेवक बोला जाता था, जिस संगठन को इसका गठन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया था, अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, और इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। जो इस संगठन से लोग थे उनको लाल कुर्ती वाला बोला जाता था, इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित कौन है, तो खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये पहले विदेशी नागरिक थे। तो कब मिला इनको भारत रत्न, 1987। नेक्स्ट है लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो आसान प्रश्न है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के भी बोला जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण कर इंडिया का निर्माण भी किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था।
बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने किसानों के ऊपर 30% टैक्स बढ़ा दिया था, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर गांधी ने सरदार पटेल को भेजा, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर लगान नहीं आंदोलन चलाया, कर मत दो आंदोलन चलाया गया यहाँ पर पटेल के द्वारा, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे मामले की जांच करवाई और जो उन्होंने टैक्स 30% तक बढ़ा दिया था, इसको 6% उन्होंने कर दिया था, यानी कि कमी कर दी थी। तो बारदोली आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी सफल नेतृत्व करने के बाद यहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। बारदोली आंदोलन में इनके साथ कालीपराज जनजाति ने भी भाग लिया था। देखिए, एक जनजाति है कालीपराज, इन्होंने सरदार पटेल के साथ बारदोली आंदोलन में भाग लिया और बाद में इसी जनजाति को महात्मा गांधी ने रानी पराज नाम दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा गांधी ने किस जनजाति को रानी पराज नाम दिया था? तो वो थी कालीपराज जनजाति। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये कराची अधिवेशन जो 31 में हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर पहली बार मौलिक जो अधिकार थे उनसे जुड़ा प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। ठीक है, देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल और देश के पहले गृह मंत्री भी यही थे। 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत इनको यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? यह झांसी की रानी उपनाम किसका है? तो ये उपनाम है, आप सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम जन्म की बात करें, क्योंकि इनका संबंध हम जानते हैं झांसी से है, ग्वालियर से इनका संबंध है जहां पर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन अगर आपसे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछा जाएगा तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1835 में इनका जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब झांसी में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का, उस क्रांति का दमन किसने किया था? तो उस क्रांति का दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। इसी दौरान रानी की जब यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, युद्ध के दौरान 17 जून को इनकी मृत्यु होती है। ये डेट सहित पूछा गया है। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है और इनके बारे में जनरल ह्यूरोज जो इनसे लड़ रहा था एक स्टेटमेंट देता है कि मेरे सामने सोई यह महिला क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। ये किसने कहा? ह्यूरोज ने। किसके लिए कहा? रानी लक्ष्मीबाई को। इनका निधन कब हुआ? आपका 17 जून 1858। डेट पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट है, महर्षि नाम किसका है? तो महर्षि उपनाम से अरविंद घोष को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है महर्षि किसको बोलते हैं? अरविंद घोष को। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस चला, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, और इनके वकील कौन थे? चित्तरंजन दास। अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में औराविले आश्रम की स्थापना करी थी। जब ये केस से रिहा हुए, अलीपुर षड्यंत्र केस से, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और ये पौंडीचेरी में चले गए। 1916 में इन्होंने यहाँ पर एक आश्रम बनाया जिसे औराविले आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। औराविले आश्रम कहाँ पर है? आपके पौंडीचेरी में है और इसका गठन या इसकी स्थापना अरविंद घोष के द्वारा करी गई थी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे एसेज ऑन गीता, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखेंगे। ठीक है, सावित्री इन्हीं की किताब है, और डिवाइन लाइफ ये बहुत बार पूछी गई है, इनकी आत्मकथा है, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, हमने बात करी महर्षि कहते हैं अरविंद घोष को, राजश्री कहते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन को, और राजाजी कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तीनों नाम आपको याद करने हैं, महर्षि, राजश्री और राजाजी। ठीक है, अगले हैं फ्यूहरर। फ्यूहरर उपनाम किसका है? तो फ्यूहरर उपनाम है एडोल्फ हिटलर का। ठीक है, हिटलर का उपनाम था फ्यूहरर। जर्मन में अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है नेता या सर्वोच्च नेता। ठीक है, हिटलर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? हिटलर की आत्मकथा का नाम था मीन कैंप। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, हिटलर की आत्मकथा का नाम बताइए। मीन कैंप इसकी आत्मकथा का नाम था। एक राष्ट्र एक नेता, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी हिटलर ने दिया था।
हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो हिटलर की विस्तारवादी नीति का जो पहला शिकार था ऑस्ट्रिया हुआ था। और कमाल की बात यह है, हिटलर का जन्म कहां हुआ था? तो हिटलर भले ही जर्मनी का था लेकिन इसका जन्म भी ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, और पहला शिकार भी कौन हुआ? ऑस्ट्रिया हुआ। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने यानी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और इसी के साथ शुरुआत मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मेन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को जो हिटलर था इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो 1939 में इसने पोलैंड पर हमला करा और 1945 में 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, जब उसे लग गया था कि अब जर्मनी पूरी तरीके से हार चुकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है हिटलर को लेकर के, सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने बोला था? तो हिटलर ने ही बोला था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है उनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब कर्जन को बोला जाता है। कर्जन भारत का वायसराय था। आप जानते हैं 1899 से लेकर 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। जो ये कर्जन है इसको औरंगजेब की उपाधि दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश या अंग्रेज औरंगजेब किसको बोला, ब्रिटिश काल का औरंगजेब किसको बोला, दूसरा औरंगजेब किसको बोला, इस तरीके से। तो बस इतना याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब के साथ तुलना किसकी करी थी? कर्जन की करी थी। अब ये कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा। इसके काल में काफी महत्वपूर्ण कार्य हुए जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे 1901 में सिंचाई आयोग स्थापित हुआ, इसी के काल में कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ उसका अध्यक्ष था। टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना 1902 में, इसी के काल में। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम जो था ये बना 1904 में। 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया, जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला और 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग का गठन भी किया था। इसके अलावा रेलवे बोर्ड का गठन भी इसी के काल में हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कर्जन के काल में हुई। नेक्स्ट है ओवन मेरोडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, ओवन मेरोडिथ ये बोला जाता है लिटन को। लिटन 1876 से लेके 1880 तक भारत का वायसराय रहा था और ये ओवन मेरोडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा वायसराय ओवन मेरोडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो वो था लिटन, जो 1876 से लेकर 1880 तक भारत का वायसराय रहा था। इसी लिटन ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनता है किसने दी थी? लिटन ने दी थी। ठीक है, इसी के काल में दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के काल में आया था, इसे 1878 करना। ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इसी के काल में आया 1878 में। बाद में इस एक्ट को खत्म कौन करता है? रिपन करता है। नेक्स्ट है गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला? 1913 में। और नोबेल पाने वाले न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगण मन भारत का और आमर सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, ये दोनों रचनाएं इनकी हैं। क्वेश्चन बनता है ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना करी है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इस दिन को टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो रक्षाबंधन के रूप में। ठीक है, हालांकि उसको फिर जो बंगाल विभाजन जब लागू हुआ था तो उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसे भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। देखिए जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको नाइटहुड यानी सर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा 1913 में दी गई थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, तो इसके विरोध में इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है हमारे गुरुजी नाम से किसको जाना जाता है। देखिए गुरुदेव नाम से किसको जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। गुरुजी के नाम से एम.एस. गोलवलकर को जाना जाता है। एम.एस. गोलवलकर, इनका पूरा नाम है माधव सदाशिव गोलवलकर। आरएसएस के दूसरे प्रमुख थे ये। आरएसएस के पहले प्रमुख थे हेडगेवार। आरएसएस की स्थापना 1925 में होती है। दूसरे जो प्रमुख थे आरएसएस के, जैसे वर्तमान में कौन है, मोहन भागवत, तो वैसे ही जो दूसरे प्रमुख थे उनका नाम था एम.एस. गोलवलकर और उन्हें गुरुजी उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है नेताजी नाम से किसको जाना जाता है, तो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। काफी आसान प्रश्न है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कटक में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपके उड़ीसा में आता है, ठीक है। जगह भी पूछी जाती है, वर्ष भी पूछा जाता है और इनको लेकर आपसे डेट भी पूछी जाती है। इन्होंने 1920 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में जो उस समय की आईसीएस परीक्षा थी, इसको पास करी थी और इनकी रैंक आई थी 4थी। तो ये एक आईसीएस अधिकारी थे। 1920 में ये आईसीएस अधिकारी बन गए थे, लेकिन 1921 में इन्होंने यहां से अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। 1939 में पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। पहले ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 में। उसके बाद अगले साल 1939 में गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सिद्धारमैया लड़ रहे थे और इधर से सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे चुनाव। तो इन्होंने गांधी जी के जो प्रत्याशी थे उनको पराजित किया और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि गांधी जी ने उसको कहा, बाद में आके स्टेटमेंट दिया कि पट्टाभी सिद्धारमैया की हार महात्मा गांधी की हार है। इससे आहत होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को अपने जो अध्यक्ष पद था उससे इस्तीफा दिया और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक नई पार्टी का गठन किया। तो क्वेश्चन बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया, 1939 में, ठीक है। 1941 में जर्मनी में द फ्री इंडियन सेंटर का इन्होंने गठन किया, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, द फ्री इंडियन सेंटर कहां बनाया, जर्मनी में 1941 में। 1942 में इन्होंने फ्री इंडियन लीजन सेना गठित करी थी। देखिए हुआ क्या था, 1942 में जो उत्तरी अफ्रीका है वहां पर जो भारतीय युद्ध कैदी थे उनको इन्होंने पकड़ा, उनको छुड़ाया वहां से और उनको अपनी सेना में भर्ती करके 10,000 लोगों की एक सेना बनाई। उसी सेना को फ्री इंडियन लीजन बोला जाता था, ठीक है। 1943 में ही जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी को सौंप दिए थे। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, इस पर जो जापान है इसने कब्जा किया और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम रखा था यहाँ पे शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम रखा स्वराज द्वीप। तो दोनों याद करने हैं, पूछे जाते हैं। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय, इसको समय करना, फार्मूसा द्वीप के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से इनका निधन हो गया था। हालांकि इस घटना की कोई भी प्रामाणिकता थी वो नहीं मिली थी, लेकिन माना जाता है कि यहीं पर इनका निधन हो गया था। द इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा का नाम है और इनको देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। तो क्वेश्चन याद करना है, देश नायक किसको बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है, लोकनायक किसको बोला जाता है, तो लोकनायक उपनाम से जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे समाजवाद ही क्यों, एबीसी ऑफ डिसलोकेशन, टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है, टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें किसकी हैं, जयप्रकाश नारायण की ये किताबें हैं। हमने बात करी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है। तीनों नाम याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, देखिए लोकहितवादी ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए इन्होंने जाति भेद नामक एक किताब लिखी। पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लोकहितवादी किसको कहते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसके अलावा गीता तत्व और सुभाषित जैसी किताब भी इन्हीं की रचना है। तो पत्रिका कौन सी है, प्रभाकर, किताबें जाति भेद, गीता तत्व, सुभाषित, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, गोपाल हरि देशमुख की। 1880 में इनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में का सदस्य भी बनाया गया था। ये भी याद करना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मैन ऑफ पीस नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, मैन ऑफ पीस यानी शांति पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, तो शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। पेरियार उपनाम किसका है, तो पेरियार नाम से जाने जाते हैं रामास्वामी नायकर। ठीक है, रामास्वामी नायकर ने 1920 में निम्न जाति के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन बनता है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो रामस्वामी नायकर, और इन्हीं को पेरियार उपनाम से भी जाना जाता है। पेरियार ने ही तमिल भाषा में रामायण की रचना करी, जिसे सच्ची रामायण बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तमिल भाषा में सच्ची रामायण का जो रचना है वो किसने करी है, तो पेरियार ने करी है। ठीक है, महामना नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, महामना या महामानव, तो ये कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, और इनको यह नाम किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने इनको यह नाम दिया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को। 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया था। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोला जाता है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। चाणक्य के अन्य नाम हैं, जैसे कौटिल्य के नाम से भी इसी को जानते हैं, विष्णुगुप्त भी इसी का नाम है। ठीक है, जो कौटिल्य है या चाणक्य है, इसकी एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की किताब, इसका संबंध किससे है, तो नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं है, ये आपके पॉलिटी से संबंधित है, राजनीति से इसका संबंध है। ठीक है, जो चाणक्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं की मदद से चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, उसको पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। एक पेपर में, एसएससी के पेपर में आपसे पूछा गया था कि चाणक्य कितने मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के रहे। उसके बाद जो दूसरा आया उनका बेटा बिंदुसार, उसके भी ये प्रधानमंत्री थे, और कुछ समय के लिए अशोक के प्रधानमंत्री भी कौन थे, चाणक्य थे। तो 3 मौर्य सम्राट आपको याद करने हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त वंश का राजा था ये। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, उसी का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन बोला गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है, इसे परम भागवत भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था, तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। देखिए, जो समुद्रगुप्त के हमें सिक्के मिले हैं उसमें इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये माना गया कि जो ये समुद्रगुप्त था ये संगीत प्रेमी था। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा गुप्त शासक संगीत प्रेमी था, तो वो था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करी है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहते हैं, तो आधुनिक मीरा नाम से महादेवी वर्मा को बोला जाता है। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसको बोला जाता है। देखिए, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है या उनको बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को बोला जाता है। अजात शत्रु और देश रत्न
किसका उपनाम है? तो अजात शत्रु और देश रत्न ये दोनों उपनाम है राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भी एकमात्र व्यक्ति कौन है अभी तक? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, निर्मल हृदय नाम से किसको जाना जाता है? तो निर्मल हृदय नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि मदर टेरेसा भारत कब आई थी और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। ठीक है, कुछ दिन पहले ही हमने कवर किया था। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, भारत का तोता इसको बोला जाता है। तराना ए हिंद ये किसको कहते हैं? तो तराना ए हिंद के नाम से मिर्जा गालिब को जाना जाता है। ऐसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, महबूब ए इलाही ये बोला जाता है निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है माता बसंत उपनाम किसका है? तो माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। ठीक है, बेसेंट नाम है, इंडिया में इनको बसंत के नाम से बोला जाता था। जो इनके अनुयायी थे वो इनको माता बसंत करके बोलते थे। 1907 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्यक्ष ये बनी थी। देखिए यहां पर एक करेक्शन करना, 1907 में इसे हटा दीजिए। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपकी 1875 में बनती है। न्यूयॉर्क में इसका गठन होता है। मैडम ब्लात्विस्की इसकी संस्थापक थी, उनके साथ थे कर्नल हेनरी आलकोट। ठीक है, उन्होंने इस संस्था को बनाया 1875 में। 1907 में इसकी अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, वो इसके अध्यक्ष बनी थी। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में जाकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना 1916 में। ठीक है, 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 में आप जानते हैं कांग्रेस का एकीकरण होता है, लखनऊ समझौता होता है, जिसमें जो कांग्रेस के 2 दल थे, गरम दल और नरम दल, दोनों एक हो जाते हैं, वापस साथ आ जाते हैं। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट की, उसका इनाम इनको मिला और अगले साल 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन भी एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, अब कुछ उपनाम यहां पर और हैं खिलाड़ियों से रिलेटेड, उनको देखेंगे। जैसे उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरियाणा हरिकेन बहुत बार पूछा गया है, ये कपिल देव को कहते हैं। लिटिल मास्टर ये सुनील गावस्कर को कहते हैं और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। ठीक है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ये किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरी चांसर को बोला जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी ये किसको बोला जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है। लेडी विद द लैंप किसका उपनाम है? तो लेडी विद द लैंप ये बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहते हैं और ये चर्चा में आई थी जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उस दौरान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान किया था। उस युद्ध में जो घायल होते थे उनका काफ़ी ज़्यादा देखभाल ये करती थी। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध के बाद चर्चा में आई? तो जो आपका क्रीमिया का युद्ध था, क्रीमिया वॉर आपके 1853 से लेके 1856 के बीच में लड़ा गया और इसी के बाद ये चर्चा में आई थी। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो रिपन था इसे भारत का उद्धारक कहा था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस वायसरॉय को भारत का उद्धारक बोला जाता है? तो वो था रिपन और इसको ये किसने बोला था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो था वो रिपन ने भी दिया था। ठीक है, रिपन ने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। ये किसने बोला था? ये बोला था रिपन ने। ठीक है, कि अगर आप मेरा मूल्यांकन करते हैं भविष्य में तो मेरे कार्यों से करें, मेरे शब्दों से ना करें। राष्ट्रकवि किसको बोला जाता है? देखिए, राष्ट्रकवि आपके 2 व्यक्तियों को बोला जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना है। मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्रकवि कहते हैं और रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि बोला जाता है।
शेर कश्मीर किसको कहते हैं? तो शेर कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला जाने जाते हैं। मिस्टर क्लीन उपनाम किसका है? तो मिस्टर क्लीन के नाम से राजीव गांधी को जाना जाता था। बाबूजी किसको कहा जाता था? तो बाबूजी उपनाम था जगजीवन राम का। ठीक है। जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार, वो इन्हीं की बेटी थी। ठीक है। अन्ना हजारे का मूल नाम क्या था? तो अन्ना हजारे का मूल नाम है किशन बाबू राव। ठीक है। गुलजार का मूल नाम क्या है? तो गुलजार का पूरा नाम या मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, इनका मूल नाम है। ठीक है। विद्रोही कवि किसको बोला जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तात्या टोपे का नाम क्या था? देखिए तात्या टोपे, इनका जो मूल नाम था ये था रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कानपुर में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था 1857 में। ठीक है। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं देवव्रत था। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम था रत्नाकर। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अंतिम के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। इन तीनों को भी आपको याद करना है, कई बार ये पेपर में पूछे गए हैं। हालांकि उत्तराखंड के एग्जाम में इनके आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बीएस नेगी जीके बुक सीरीज का आज हमने भाग 8 यहाँ पे कवर करा। उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी 1 घंटे की वीडियो, इसमें आपको काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि जिस व्यक्ति का हम उपनाम देखें उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर करें, जिससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो, चीज़ों को लिंक करके पढ़ने में आसानी हो। आप देख सकते हैं कितने सारे जो महान पुरुष हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। हमने भगत सिंह के बारे में बात करी, हमने महात्मा गांधी के बारे में बात करी, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल के बारे में हमने बात करी, अरविंद घोष के बारे में बात करी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, लगभग सभी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।